United Nations entity for gender equality and the empowerment of women। इसी को शॉर्ट में यूएन वीमेन ऐसे भी कहा जाता है। सो इन शॉर्ट, महिलाओं के समानता और सक्षमीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन है क्या काम करती है, या उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल द एम ऑफ दिस टॉपिक टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट द यूएन वीमेन, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला, एक यूनो की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के इक्वालिटी के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी इस यूनिट से लेंगे। So initially, as this UN Women was started, established in 2010, 2010 में इसकी हम कह सकते हैं स्थापना जो है, ये यूनो का ऑफिस हम सबको पता है, दैट इज इन न्यूयॉर्क, है ना। तो न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, इस न्यूयॉर्क के ऑफिस में 2010 में यूएन वीमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, यूनाइटेड नेशन वीमेन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया, मतलब प्रत्यक्ष काम की शुरुआत जो है, वो काम की शुरुआत जनवरी 2011 से हुई थी। जनवरी 2011 से यूएन वीमेन इस ऑर्गेनाइजेशन के काम की शुरुआत हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महिला, जो कि मैंने आपको बताया कि जिसका ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है। एंड उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, आपको स्क्रीन पे नाम दिखाई देगा, थोड़ा पढ़ने में हमें शायद कठिनाई होगी, लेकिन आप उसकी स्पेलिंग ध्यान में रखना। सो उनका नाम है फुमजिले मालाम्बो नाकुका। ओके, so he is the executive director of this UN Women। in 19 अगस्त 2013 में इनकी जो है एज ए डायरेक्टर, हालांकि ये लेडीज है, सो शी वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस वीमेन, यूएन वीमेन फिमजिले मालाम्बो नाकुका। 2013 में उनकी नियुक्ति की गई। सो ये किसके लिए काम करती है ये यूएन वुमेन? तो जैसे हमने टाइटल में देखा, फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो महिलाओं के समानता और सक्षमीकरण के लिए खास करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है, ताकि दुनिया भर की, मतलब जो जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंडर, यूनो के अंडर जितने भी देश है, उन सभी देशों के महिला में सक्षम वो कैसे बन पाएंगी, उनको समानता कैसे हर क्षेत्र में हम दे सकते, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, है ना। तो इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी इस यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर है, टोटल आई थिंक 195 कंट्रीज, दोज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड यूनो, तो ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये 195 मेंबर जो है, उनकी तरफ से इनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है दिया जाता है। सो ईयरली इसके लिए 500 मिलियन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स, इतना खर्चा जो है वो किया जाता है। सो इट इज एक्टिवेटेड नियर अबाउट इन 18 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो ये जो यूएन वीमेन है, वो दुनिया भर के लगभग 80 देशों में ये काम करते हैं, जिसका WHO, ये भी यूएन एजेंसी है जो हेल्थ के लिए काम करते हैं। ये WHO का लिखने का यही मेरा उद्देश्य था कि आपको पता चले कि यूनो के अंडर देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन दोज आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, है ना, भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करते हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो काम करती है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, उसको हम WHO कहते हैं। और आजकल कोरोना की वजह से WHO ये नाम किसी को पता नहीं होगा, ये शायद हो सकता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है। जैसे WHO हेल्थ के लिए काम करते, वैसे ही यूएन
वीमेन, ये एजेंसी महिलाओं के समानता और सक्षमीकरण के लिए काम करते हैं। अभी इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी मुख्य भूमिका क्या है? सो टू प्रमोट पॉलिसीज टू इंप्रूव स्टेटस ऑफ वीमेन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और एंड नॉर्म्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से दुनिया भर के सभी महिलाओं का जो स्टेटस है वो स्टेटस बढ़ाने के लिए ये संगठन जो है वो काम करते, ताकि दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में महिलाओं जो है उनकी उन्नति हो सके और एक इंटरनेशनल जो स्टेटस होता है वीमेन का वो दिलाने की कोशिश इस योजना जो है ये योजना कर सकते हैं। टू हेल्प मेंबर स्टेट्स इम्प्लीमेंट दिस स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर, है ना। तो इनको जो भी जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत होगी उस हिसाब से उनको तांत्रिक और आर्थिक मदद करना, ये काम इसकी ये मुख्य भूमिका है, जो कि हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा है कि जिनको $500 मिलियन पर ईयर इन सब यूनो की तरफ से दिया जाता है ताकि वो महिलाओं के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम कर सके। ओके, एंड टू एनेबल मेंबर स्टेट टू अचीव जेंडर इक्वेलिटी, और इससे क्या लिंग भाव समानता जो है वो प्रस्तापित करने की कोशिश ये यूएन वीमेन जो है ये यूएन वुमेन करती है। ठीक है, सो दीज आर वी कैन से द मेन रोल ऑफ यूएन वुमेन, और वो जो 5 क्षेत्र में काम करती है यूएन वुमेन। सो इन लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, महिलाओं को नेतृत्व दिलाना, उनका सहभाग बढ़ाना, हर एक क्षेत्र में उनको नेतृत्व दिलाना, चाहे पॉलिटिकल हो, लीडरशिप हो, या फिर उनका पार्टिसिपेशन जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये किसका प्रमुख उद्देश्य है, इस क्षेत्र में ये काम करती है। एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के ऊपर जो हिंसाचार होते हैं, हत्याएं होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है फिजिकली एंड मेंटली, उसको कम करने के क्षेत्र में ये संगठन काम करती है। प्रोवाइडिंग पीस एंड सिक्योरिटी फॉर वीमेन, सभी महिला कैसे शांततापूर्ण और सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको शांततापूर्ण और सुरक्षित जीवन मिले, इसलिए ये संगठन काम करती है। एंड एनहेंसिंग वीमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं का आर्थिक सक्षमीकरण करने के लिए ये संगठन काम करते हैं। एंड द लास्ट, मेकिंग जेंडर इक्वालिटी सेंट्रल टू नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग। ओके, सो किसी भी देश का जब बजट या प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है या आर्थिक बजट तैयार किया जाता है, तो उसके सेंटर में कैसे जेंडर इक्वालिटी इशू होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देने की ये संगठन कोशिश करते हैं, मतलब वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर इस पीपीटी के बारे में बोला जाए तो यूएन वीमेन, जिसको हम यूनाइटेड नेशन वीमेन इसका फुल फॉर्म हिंदी या मराठी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महिला, जो कि महिलाओं का जो दर्जा है वो बढ़ाने की कोशिश करती है हर क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, उनको शांततापूर्ण जीवन जीने के लिए मदद मिल जाए, उनकी आर्थिक उनका विकास हो, इसके लिए ये यूएन वीमेन जो यूनो की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, जो 2011 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसका इन शॉर्ट इस पीपीटी का मीनिंग है। सो आई थिंक दिस पीपीटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप पढ़ सकते हो और सीधे सीधे मीनिंग है, इसमें कोई मतलब मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। सो दिस इज द एरियाज वेयर दिस यूएन वीमेन इज वर्किंग। सो इज दैट क्लियर और एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? सबको क्लियर है? कोई एक अगर बोलेगा? ओके, ठीक है, चलो। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में लगभग 80 कंट्रीज में ये यूएन वीमेन जो है वो काम करते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, डिफरेंट कलर्स आर गिवन फॉर द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हर एक महाद्वीप के लिए, जिसको हम मराठी में खंड बोलते हैं, है ना। सो एशिया होगा, वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीकन या अमेरिकन, एंड देन
यूरोपियन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है, कंट्रीज है, इसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। एंड हर एक सेंटर में कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेस है वो आपको इस विभिन्न कलर से पता चलेगा। जैसे कि आपने राइट साइड में देखा तो लिखा है एशिया एंड पैसिफिक इन ब्राउन कलर, है ना। तो ब्राउन कलर में जो लिखा है एशिया एंड पैसिफिक, है ना। सो वी कैन सी दैट एशिया एंड पैसिफिक, इसके ऊपर जिसका मेन ऑफिस जो है वो थाईलैंड में है। रीजनल ऑफिस जो यहाँ पे आपको एरो मेरा दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाया गया है। एंड देर आर countries which are included in Asia and Pacific like Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, तिमोसिया, लेट्से एंड वियतनाम। ये कुछ कुछ कंट्री तो शायद कभी हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। सो दिस कंट्रीज आर देयर विच आर इंक्लूडेड इन एशियन पैसिफिक। लाइकवाइज अरब स्टेट आपको दिखाई देगा, केनिया, ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका जो ग्रीन कलर से दिखाया है। देन वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया होगा। देन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया जो आपको यहाँ पे वायलेट कलर से दिखा होगा। एंड देन दिस इज नॉर्डिक लाइसन एंड यूएल बेल्जियम जो सेपरेट आपको ब्लैक कलर से दिखते होंगे। एंड हियर एट द लेफ्ट हैंड साइड अमेरिका एंड द कैरिबियन जो आपको पिंक कलर से दिखाई दिया होगा। सो दीज आर नियर अबाउट 18 दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हर एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से या उन्होंने जो भी क्षेत्र बनाए हैं उसके हिसाब से कुछ रीजनल ऑफिसेस है, कुछ सेंट्रल ऑफिसेस है, जो उनके जो उद्देश्य है जो हमने पहले स्लाइड में देखा वो उद्देश्य हासिल करने के, उनके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश ये संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की तरफ से, यूएन वीमेन की तरफ से किया जाता है। सो दीज आर सेंटर in world and these are about our region that we Asia and Pacific जो हमने कहा जिसके अंदर हमारा देश आता है। सो आप अगर राइट साइड में देखोगे एक ब्लू कलर का सर्कल है जिसको और एक ब्लू कलर से राउंडेड किया है। सो दिस इज रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक। आप मैप में देखोगे दैट द रीजनल ऑफिस ऑफ दिस यूएन वीमेन इज इन थाईलैंड, है ना। सो थाईलैंड में इसका रीजनल ऑफिस है जिसके फॉर्मर डायरेक्टर मीवा कैटो थे। सो मीवा कैटो शी इज फीमेल, वो थी। अभी रिसेंटली इनके जो डायरेक्टर है थाईलैंड के, मतलब एशिया एंड पैसिफिक ऑफिस के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर है मोहम्मद नासिरी। इनकी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट एज अ रीजनल ऑफिस डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव हुई है थाईलैंड की। तो ये आज सुबह जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया, बिकॉज मुझे पता था कि इनका शायद मीवाकाटो का पीरियड खत्म हुआ होगा। सो नाउ रिसेंटली मोहम्मद नासिरी वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन वीमेन रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसके अंदर ये सब देश आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार। दीज आर ऑल कंट्रीज आर कमिंग अंडर दिस। ओके, सो आप फिर देखोगे इंडिया के यहाँ एक ब्लू स्पॉट दिखाया गया है। द मीनिंग ऑफ दैट ब्लू स्पॉट इज अ मल्टी कंट्री ऑफिस। सो इंडिया इज अ मल्टी कंट्री ऑफिस। सो व्हाट इज मल्टी कंट्री ऑफिस? सो इंडिया के अंदर इंडिया, भूटान, यहाँ पे आपको पिंक कलर से दिखाई दिया होगा, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा मालदीव्स, एंड श्रीलंका। ये जो देश है इंडिया मिला के 4 देश, इंडिया, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये 4 देशों का मिला के ये मल्टी कंट्री ऑफिस भारत में है, हमारे न्यू दिल्ली में है। तो ये चारों देश के इसके ऊपर काम करते हैं, अपने अपने देश में भी काम करते। उनके कंट्री ऑफिस भी आपको पिंक कलर से दिखाई देते होंगे। भूटान में भी है कंट्री ऑफिस उनका, है ना, मालदीव्स में भी है, श्रीलंका में भी है।
बट देयर मल्टी कंट्री ऑफिस वाज इन न्यू दिल्ली, भारत में हमारे न्यू दिल्ली में है, जो इन तीन मतलब इंडिया मिला के चार, इंडिया, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, इनका मल्टी कंट्री ऑफिस भारत में है। सो इसके जो फॉर्मर इंचार्ज थे रेबेका तावेरे, सो ये फॉर्मर इंचार्ज इनकी थी। अभी प्रेजेंटली निष्ठा सत्यम इनके डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव है। अभी ये जो है ये इनके इंचार्ज है, हम कह सकते हो। सो दीज आर द ऑफिसेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन प्रोजेक्ट ऑफिस, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, विच इज बेसिकली इन चाइना एंड लाओ पीडीआर इस नाम का शायद कोई देश है। तो यहाँ पे इनके जो है प्रोजेक्ट ऑफिसेस हमें दिखाई देते। तो इस तरह से हर रीजन वाइज जो हमने देखे ना, साउथ एशिया या अमेरिकन या अफ्रीकन या अरेबियन, तो हर रीजन में उनका रीजनल ऑफिस होगा, उनके मल्टी कंट्रीज ऑफिस होके, कंट्री ऑफिसेस तो हर देश में होगा और उनके प्रोजेक्ट ऑफिसेस होंगे। ये मैंने अपने मतलब अपना इंडिया एशिया एंड पैसिफिक के अंडर आता है, तो इसलिए मैंने उसका रीजनल ऑफिस आपको दिखाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको दी। सो इन दिस वे दिस यूनाइटेड नेशन यूएन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? मैप और ये जानकारी, ओके। So this is basic information to understand how the UN Women Organization is working, है ना। तो उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ऑफिसेस, सब ऑफिसेस, सब सेंटर कैसे हैं, ये आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंट किया है। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो है यूएन वीमेन जो है, ये यूएन वीमेन काम करते हैं, तो वो स्त्रियों के ऊपर जो मुख्य उनके जो चैलेंजेस है या मेन चैलेंजेस है, उनकी समस्याएं है, इनके ऊपर ये खास करके काम करने की कोशिश करती है। तो अगर हम देखें कि वर्ल्ड लेवल पे पूरे दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति क्या है, सो यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड ऑल्सो, वीमेन स्टिल अर्न अप टू 30% लेस देन मेन। मतलब पुरुषों से महिलाओं को जो काम का उनके मुबदला मिलता है या उनको जो पगार मिलता है या उनका जो हम कह सकते हैं सैलरी मिलते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड इट इज 30% लेस देन मेल। मतलब पुरुषों से 30% कम मिलते हैं। सो वीमेन कॉन्स्टिट्यूट टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इलिटरेट। दुनिया भर में महिलाओं का इलिटरेट निरक्षर होने का जो उनका परसेंटेज है, दैट इज 2/3। एंड ये तो सब हम सबको पता है, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज ओनली ऑन द पेपर। शायद असल में हम देखे जाए तो इससे भी बुरी हालत महिलाओं की हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी देश का जब गवर्नमेंट कुछ नंबर्स प्रेजेंट करते हैं, कुछ डेटा प्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ दैट कंट्री, वो हमेशा कम दिखाने की कोशिश करती है। हम सबको पता है, हम न्यूज़ में भी देखते, भले कोरोना के इतने पेशेंट आज मिल गए, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो शायद ज़्यादा मिले होंगे। सो दीज आर ऑल देयर वी कैन से पॉलिसीज। सो these are the illiteracy rate. 2/3 of world women are illiterate. Only 30% of women's representation getting in parliament. मतलब जो भी है 30% महिलाओं को सिर्फ उनके संसद में, पार्लियामेंट में उनको जो है जगह मिलती है, प्रतिनिधित्व करने की उनको मौका मिलता है। सो दैट इज ओनली इन 39 कंट्रीज, है ना। तो दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज है उसमें अभी भी सिर्फ 39 देश है जिसमें महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं 195 कंट्रीज आर देयर टोटल हु आर मेंबर्स ऑफ यूनो के जो मेंबर है, लेकिन उनमें से सिर्फ 39 कंट्रीज में ही महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन वर्ल्ड ओवर 35% है, एंड दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू
2013 रिपोर्ट, अभी शायद इसमें बढ़ावा या इसमें ये संख्या जो है आपको लगेगा कि जैसे साल जाएंगे महिलाओं के अन्याय अत्याचार या टोटल केसेस में सुधार ना होगी, तो हालांकि चित्र इससे विपरीत है, इससे उल्टा है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वी सी दैट एक्सप्लॉयटेशन, वो मैं आपको चार्ट अपने इंडिया का रिपोर्ट दिखाऊंगा। आई विल ट्राई टू सर्च आउट वर्ल्ड लेवल, लेकिन मुझे वो मिला नहीं ठीक से। बट 2013 के बाद शायद रिपोर्ट नहीं आया होगा, तो इसलिए मिला नहीं होगा। सो फिजिकल वायलन्स अगेन्स्ट विमेन इज 35%, तो 35% महिलांचं जे शोषण केलं जातं. अँड ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल इज 2.5%. सो दीज आर ऑल कंपेयर टू मेल. सो 2.5%, 2.5% dropout rates of women all over world is there. So these are main, we can say, challenges are there in front of this UN Women Organization जिसके ऊपर उनको काम करना है. So now we will basically see the fact and figures of women in South Asia. South Asia में क्यों? Because we all are coming under South Asia. जैसे कि मैंने आपको पहला मैप दिखाया था थाईलैंड जहाँ पे रीजनल ऑफिस है. सो साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड मालदीव्स, ये देश आते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है. इसलिए इंडिया में और कंट्रीज में इसकी फैक्ट एंड फिगर्स क्या है, सो दैट विल सी. लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो वी कैन सी इन साउथ एशिया ओनली 9 देशों में जो है, 9 कंट्रीज में जो है, सो 7% ऑफ वीमेन आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा वी कैन से, एंड 15% इन विधानसभा. तो सिर्फ इन देशों में से 8 कंट्रीज में, 8 या 9 कंट्रीज में 7% महिलाओं को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिलता है और 15% उनको रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में मिलता है, जो कि टोटल अगर फिगर देखी जाए तो उससे अभी तक कम है ना. भारत का जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में 10% है और विधानसभा में जो 11% है. तो कुछ मतलब बहुत बड़ी बात अभी तक नहीं है. महिलाओं को अभी भी अगर इन जनरल भी हम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे या उनमें जो महिलाएं मंत्री है उनका अगर हम रेशो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है. महिला अभी भी बहुत ही कम लोकसभा और विधानसभा में एज अ मिनिस्टर काम करती है. तो उसमें सुधार होने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा. सो इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में महिलाओं को जो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उनको रिजर्वेशन होना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो अभी भी कम है. केवल 7% महिला ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके मेंबर है, ये हमें दिखाई देता है. महिलाओं का प्रतिनिधित्व लीडरशिप में बहुत ही कम है. इवन इन साउथ एशिया बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 18.5% हमें दिखाई देता है. भूटान में 8.5%, श्रीलंका में 5.8% यहाँ पे हमें दिखाई देता है. ओके, सो और भारत का हमने ऊपर दिया है कि लगभग 10% है. सो मतलब ओनली 14 भारत की जो लोक संख्या है उसके हिसाब से महिलाओं को प्रतिनिधित्व जो है वो प्रतिनिधित्व आज भी कम दिखाई देता है. तो अगर हम हर देश की बात करें कि उनको कितना लीडरशिप के मौके दिए जाते हैं, तो आंकड़े हमारे सामने हैं. बांग्लादेश में केवल 18.5%, भूटान में 8.5%, श्रीलंका में 5.8% एंड इन इंडिया इन एन एवरेज 10% उनको जो है वो यहाँ पे मौका एज अ लीडरशिप करने का दिया जाता है, जो कि पुरुषों के हिसाब से बहुत ही कम है. सो डिफरेंट अगर हम डिपार्टमेंट देखें जहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, वहाँ पर भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई देती. इन साउथ एशिया पुलिस डिपार्टमेंट में
महिलाओं की संख्या जो है वो 5% से भी कम है, एंड एज अ जज दे आर 10%, लेस देन 10%, है ना। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो महिला या पुलिस जैसे जो डिपार्टमेंट है जिसपे महिलाओं को लीडरशिप, जिसमें महिलाओं को कुछ अधिकार मिल सकते हैं, वहाँ पे उनका प्रमाण जो है बहुत कम प्रमाण यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ओनली 5%, एंड एज अ जज लेस देन 10%। मतलब आज भी पुलिस डिपार्टमेंट या जुडिशियरी, जिसको हम जज कहते हैं, न्यायालय का डिपार्टमेंट कहते हैं, जहाँ पे न्याय देने का काम होता है, वहाँ पे आज भी पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी हमें यहाँ पे कम दिखाई देता है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्थिति क्या है। आज भी भारत में 74.8% women are working in agriculture field, but they are only having 9.3% women are having land of their own, land in their own custody। मतलब सिर्फ भारत में लगभग देखा जाए तो महिला वर्ग जो है वो खेती के काम में बहुत ज्यादा है ना। लगभग वी कैन से 75%, 74.8 मीन 75% महिला खेती के काम में जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि हम जो भी खेती से हमें जो भी अनाज मिलता है, जो भी उत्पन्न मिलता है, उसमें उसका दूसरा मतलब है कि महिलाओं का हिस्सा ज्यादा है। बट वो मालक कितने जमीन की है, तो उनके पास जमीन 9.3% ऑफ वीमेन के पास सिर्फ जमीन उनके नाम पे है। मतलब देखेंगे तो काम करने के लिए महिला है, लेकिन जमीन की ओनर जो है वो महिलाएं नहीं है। 9.3% मतलब लगभग निग्लिजिबल है ना। सो वी कैन से 9%, और इसका मतलब है 91% जो भी लैंड है, लैंड आज भी पुरुषों के नाम पर है, उसके ऊपर अधिकार पुरुषों का है। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। वही हालत पाकिस्तान की है, जहाँ पे स्त्रियों की संख्या जो है एज कंपेयर टू मेल एज अ लेबर 22% कम है। वहाँ पे भी महिलाओं को कुछ अच्छा स्थान नहीं है। महिलाओं को एज अ लेबर काम करने का मौका पुरुषों से 22% कम ही मिलता है। सो इन ओवरऑल इन साउथ एशिया, those are working in a we can say insecure field। इनसिक्योर फील्ड मीन्स जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रूल नहीं आते, मतलब प्राइवेट सेक्टर हम कह सकते हैं कि जिनको आप कैसे भी एक्सप्लॉइट करो। जैसे छोटे छोटे उद्योग भी हम ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट कुछ टॉपिक में भी बातें की थी, जैसे कि घर बनाने का व्यवसाय है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रोड का काम का है। तो इस तरह के काम पे या प्राइवेट कंपनीज है बहुत सारे, जहाँ पे हार्ड वर्क किए जाते हैं, तो वहाँ पे पूरे इनसिक्योर सेक्टर वी कैन सी। सो ये जो साउथ एशिया में जो 9 देश है, उसमें से 4 देश में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के लिए ये इक्वल लैंड, 4 देशों में। हालांकि जो 9 देश है बाकी के, वहाँ पे महिलाओं को आज भी जमीन और संपत्ति में उनका भी बराबरी का हिस्सा हो, इस तरह का कानून हमें दिखाई नहीं देता। तो इसमें हम कह सकते हैं नेपाल जैसा देश है, जहाँ पे अभी इस बार उन्होंने शुरुआत की है कि अगर महिलाओं को भी आपने इक्वल अगर उनको उनके जमीन में और जायदाद में अगर हिस्सा दिया, तो नेपाल सरकार ने आपको टैक्स में से छूट दिलाने के लिए लोगों को कहा है। मतलब थोड़ा मोटिवेशन लोगों को दिया है, ताकि लोग अपने पत्नी को, सिस्टर को, अपनी लड़कियों को भी अपने प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व कर सकें, है ना।
महिलाओं में इसका नतीजा ये हो गया कि 2001 से लेकर 2009 इस साल में महिलाओं का प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो बढ़ गया, मतलब उनका परसेंटेज बढ़ गया। तो इस तरह के कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, लोगों को कुछ मोटिवेशन देना पड़ता है ताकि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी जो है इसमें हिस्सा जो है वो बढ़ सके। अभी वायलेंस की बात करें तो वायलेंस के बारे में तो बहुत ही खराब हालत पूरे साउथ एशिया में है, और उससे कंपैरेटिवली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये जैसे हमारे कंट्रीज है उसकी हालत देखी जाए तो बहुत ही खराब हालत वायलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड हमारे एनसीआरबी, ये गवर्नमेंट हमारा रिकॉर्ड जो है ये हर साल घोषित करती है। इस साल का शायद उन्होंने अभी तक डाला नहीं, लेटेस्ट 2019 का हमारे पास है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 2019 में आप दे सकते हैं टोटल केसेस थे क्राइम के, दिस इज ओवरऑल ओवरऑल क्राइम के केसेस थे 4,05,861 अगेंस्ट वीमेन। ओवरऑल मतलब महिलाओं के बारे में। तो इतने केसेस भारत में हम कह सकते जिसका रिकॉर्ड रखा गया है। अभी हमें पता है ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड कितने होंगे शायद ये नंबर इससे डबल भी हो सकता है। 2019 में 4,05,000 करीबन केसेस हुए, जो कि 2018 में 3,78,000 थे। तो आपको पता चलता होगा कि साल दर साल, इसलिए मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि आपको लगेगा कि भाई जैसे साल जाएंगे लोग पढ़ रहे वैसे महिलाओं के ऊपर होते अन्याय अत्याचार कम होंगे, लेकिन अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर कुछ उल्टा ही होते जा रहा है जैसे जैसे। और इसके पीछे फिर बहुत सारे रीजन है ना। सिर्फ एजुकेशन लेने से आदमी हम कहते हैं ना शिक्षा लेने से वो सुशिक्षित होगा, सुसंस्कारित होगा, ये हम कह नहीं सकते। और इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके पीछे अपना अपना एजेंडा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत सारे रीजन होंगे। तो अपने देश के ही रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसकी जो है 7.3% ऑफ क्राइम रेट वाज इंक्रीज इन इंडिया। महिलाओं के बारे में 2018 से 2019 में केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जो कि जैसे हमने कहा कि जैसे हम पढ़ते हैं आगे जाते हैं, जैसे साल जाते हैं टेक्नोलॉजी आती है वैसे केसेस बढ़ने चाहिए, लेकिन हालत कुछ या आंकड़े कुछ और बात कर रहे हैं। और ये आंकड़े किसी भी ऐरे गैरे की संस्था के नहीं है, तो अपने गवर्नमेंट के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं। मेजॉरिटी 2011 में यही नंबर लगभग 2011 में एज पर एनसीआरबी रिकॉर्ड द नंबर इज 24,206 था। 2016 में 38,947 था। मतलब ये हजार में आंकड़ा था 2011-2016 में 38, समझो 39,000 था। वही एनसीआरबी के रिपोर्ट से 2018 में एकदम से 39,000 से आंकड़ा बढ़ के नंबर बढ़ के 3,78,000 हो गया, और वही 2019 में 4,05,000 तक ये नंबर गया है। मतलब आप देखो कि कितनी बड़ी महिलाओं के हिंसा में जो है बढ़ोतरी हुई है। द रिपोर्ट itself says that the majority of crime areas cruelty by husband or his relative is 30.9%. विमेन असल्ट मतलब महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती किए हुए केसेस 21.8%, किडनैपिंग ऑफ वीमेन 17.9% एंड रेप केसेस 7.9%. दिस इज एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2019, है ना। तो हमें पता चलता है कि महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचारों की जो नंबर्स है वो नंबर कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे। सो दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर गिवन बाय
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो मतलब भारत में अगर हम देखे जाए तो महिलाओं की वायलेंस की स्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत ही चिंताजनक है, जिसके ऊपर हम सबको सोचना जरूरी है। मैं आपको एक और वही रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज अ क्राइम रिपोर्ट। पीडीएफ दिख रहे हैं सबको, मैं ओपन कर रहा हूं, मतलब हाँ दिख रहे हैं, हाँ। तो ये जरूरी है हमको जानना कि भाई क्या स्थिति है, इसलिए मैंने भी लेक्चर लेने से पहले रिसेंट डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की। हाँ, सो यू कैन सी क्राइम इन इंडिया 2019 लिखा है, दिख रहा है पीडीएफ। Yes, okay. So this is you can see National Crime Record NCRB Bureau Ministry of Home Affairs। मतलब ये कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है या किसी और एनजीओ ने दी हुई बातें नहीं। सो दिस इज बाय मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनका रिपोर्ट है। ये सब मिनिस्टर अजय भल्ला, ये आईएएस ऑफिसर वगैरह वो जो भी होंगे उस डिपार्टमेंट के, मैं आपको नंबर्स दिखाना चाहता हूं ताकि अपने देश में और कितना काम करना जरूरी है, कितना काम करना बाकी है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये तो आंकड़े सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड है, और हमें पता है हमारे देश में रिकॉर्ड कैसे, मतलब कितने बनाए जाते हैं, है ना, कितने केसेस का रिपोर्टिंग किया जाता है। और अगर हम सोचेंगे तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड अपने देश की जो है एकदम स्थिति, जितना हम शहरों में देखते हैं बहुत अच्छा अच्छा, वैसे सभी अच्छा अच्छा नहीं है। इसकी भी हमें एज ए टीचर जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये रिपोर्ट चाहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में भी बाद में इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी भयानक है। सो दिस इज एट अ ग्लांस वी कैन सी क्राइम कवर फ्रॉम 1980 टू 2019। 1980 से लेकर 2019 तक का जो क्राइम रिकॉर्ड है, ये क्राइम रिकॉर्ड यहाँ पे हमें दिखाई देगा, और ये क्राइम रेट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कर्सर है। सो क्राइम रेट पर लाख, मतलब 1 लाख के पीछे कितना है, ये सिर्फ ऑन द पेपर है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफ द पेपर नंबर अलग हो सकता है, लेकिन देखो 1980 में 206 था पर लाख, मतलब 1 लाख के पीछे 206 केसेस हुए थे। 1981-82 आप देखोगे नंबर जो है कम 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 होते जा रहा है। 2001 आप देखोगे, 2009 में वापस थोड़ा सा बढ़ा था, 10 में थोड़ा सा बढ़ा था, 11 में, और बाद में तो और भी उसमें 2013 के बाद आप देखोगे नंबर वाज अगेन इंक्रीज। 13 के बाद जो पहले 80 में था, भले 80 में थोड़ा इग्नोरेंस है, इलिटरेसी था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए ज़्यादा होता था, लेकिन वो साल दर साल कम होते जा रहा था, और ये गवर्नमेंट के रिपोर्ट में दिया है। तो नंबर वाज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर 2013 हम देखते हैं वापिस आंकड़ा जो है 200 से ऊपर जाने लगा है, और 2019 में 241.2। मतलब हम देखेंगे कि हमारे देश में क्राइम का रेट जो है, वो क्राइम का रेट कैसे साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। सो दिस इज पैथेटिक कंडीशन, ये बहुत ही बुरी हालत अपने देश की है, जिसके ऊपर हमें सोचना बहुत ही जरूरी है कि क्यों आंकड़े ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस आर द वी कैन से violence against women in South Asia, and we are specifically talking about India। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इस तरह से हमें जो है वायलेंस दिखाई देता है। सो इन साउथ एशिया, आउट ऑफ 9 कंट्रीज, ओनली इन 5 कंट्रीज देयर इज अ लॉ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो कौन से 5 देश है? तो भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें लैंगिक शोषण के विरुद्ध में जो कानून जो है वो कानून बनाए गए हैं, और केवल 4 देश हैं जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है।
मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सेल्फ स्टडी किया होगा कि घर पर मारझोड़ करना, घर पर पिटाई करना, उसका फिजिकली मेंटली हैरेस करना। तो देखो, जो 9 देश अपने साउथ एशिया में आते हैं उसमें से श्रीलंका, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इस कंट्रीज में केवल डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कानून है। जो भी हमारे देश में भी 2005 से शुरुआत हुई थी। इसका सीधा सीधा मतलब है 2005 से पहले कोई भी पति अपने पत्नी को घर में मारता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट लॉ। बट 2005 से कुछ संगठना ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, एनजीओ ने, महिलाओं ने कानून की लड़ाई लड़के इस अत्याचार को कम किया और फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। अभी इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी होते, कभी कभी महिलाएं उसका, हमें पता है, थोड़ा सा नाजायज फायदा भी उठाती है, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर अन्य अत्याचार के ऊपर न्याय दिलाने की कोशिश होती है। जबकि दूसरे देश देखेंगे, मालदीव्स है या फिर भूटान है या फिर पाकिस्तान है, जहां पर अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कानून नहीं है। मतलब वहां पर पाकिस्तान में अगर पति पत्नी को मारता है तो वो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर नहीं सकती, उसको सहन करना पड़ेगा, जो हालत हमारी भी थी 2005 से पहले। सो दिस इज द फैक्ट अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन साउथ एशिया, है ना। शायद आप सब महिलाएं सोचती होंगी कि हमको, आपको लगा होगा कि हम कितने मतलब सुख से जी रहे, लेकिन ये अगर फैक्ट देखोगे, अगर ये नंबर देखोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि कितने सारे एरियाज में आपको काम करना जरूरी है, हम सबको काम करना जरूरी है। सो जैसे मैंने पहले कहा, दिस यूएन वीमेन इंडिया जो कंट्री ऑफिस है अपना भारत का, जो न्यू दिल्ली में है, उसमें भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका ये देश जिसमें शामिल है, जिसके फॉर्मर इंचार्ज रिबेका तवेरा थे और अभी के इंचार्ज है निष्ठा सत्यम। सो ये किस पे काम करते, तो ये भी मुख्य 6 मुद्दों के ऊपर काम करते। सो फर्स्ट इज देयर पॉइंट, दे आर वर्किंग ऑन द एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। महिलाओं के ऊपर जो शारीरिक मानसिक अत्याचार हो रहा है वो कम करना, फिर उसमें उनका घरगुती हिंसा होगी, उनका ट्रैफिकिंग होगा, वीमेन एंड गर्ल्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा। तो इस तरह के वायलेंस जो महिलाओं के ऊपर होते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रमोटिंग लीडरशिप इन पार्टनर इन एंड पार्टिसिपेशन, महिलाओं का लीडरशिप कैसे बढ़ाया जाए, उनके पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनकी कैसे बढ़ाई जाए, विभिन्न जो क्षेत्र है वहाँ पे उनको कैसे नेतृत्व मिले, कैसे उनको चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो अपने लिए, महिलाओं के लिए काम कर सके। इस तरह की कोशिश, इस तरह का काम ये यूएन वुमेन की तरफ से किया जाता है। दे आर वर्किंग ऑन द नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग, है ना। सो नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग के ऊपर यूएन वुमेन क्या करती है कि हर एक राष्ट्र में, अगर हम साउथ एशिया की बात करें या अपने सेंट्रल ऑफिस की बात करें, तो भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, इन सभी देशों में जेंडर बजटिंग जो है वो मेन बजटिंग का इशू होना चाहिए। जो देश, उनके देश का जब प्लानिंग करते हैं, जब बजटिंग का प्लानिंग करते हैं, तो उसमें जेंडर बजटिंग के इश्यूज जो है वो जेंडर बजटिंग के इश्यूज आने चाहिए, जेंडर बजट पे खर्चा करना चाहिए। उसका हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी जो उसका जो रिक्वायरमेंट है या उसकी जो, उसके लिए पैसा जो है वो बजट में रखना चाहिए जेंडर के लिए। इसके लिए ये काम करते, तो यूएन वुमेन की तरफ से फिर अलग अलग प्लानर्स होंगे या फिर इकोनॉमिक्स होंगे, अर्थतज्ञ होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, तो उनके साथ काम करके जेंडर बजट में, प्लानिंग में महिलाओं का कैसे हिस्सा बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, महिलाएं आर्थिक तौर पे कैसे सक्षम हो सके, इसके लिए वो काम करते हैं। महिलाओं के अधिकार में जमीन, प्रॉपर्टी कैसे आएगी, इसके लिए काम करते हैं।
उनको स्किल डेवलपमेंट करने की काम करते हैं, मतलब उन्हें उनमें अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग देना, फिर वो चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, कृषि से हो, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, उनको उद्योजक बनाना, इस तरह के काम ये यूएन वुमेन इंडिया में करते हैं। देन पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब महिला जो है वो महिलाओं का शोषण कैसे हम रोक सकेंगे, वो जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो वहाँ की हिंसा कैसे कम होगी, शांति से वो कैसे काम कर सकेंगे, उनको सुरक्षित जीवन हम कैसे दे सकेंगे, इसके लिए ये काम जो है वो यूएन वीमेन करते हैं। तो इसमें फिर पुलिस को ट्रेनिंग देना, मिलिट्री को ट्रेनिंग देना, उसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट लेना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाना, है ना। जहाँ जहाँ उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते वहाँ वहाँ महिलाओं के पीछे खड़े रहना, उनके साथ में खड़े रहना, और उनको शांतिपूर्ण और सुरक्षित लाइफ मिल सके, जीवन जी सके, इस तरह का काम करते। एंड माइग्रेशन, है ना, तो बहुत सारे महिलाओं का एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट भी करते हैं। माइग्रेट काम के लिए करते हैं, मजदूरी के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि भारत में से अरेबियन कंट्रीज में बहुत महिलाएं जाती है, उनको तो बताया जाता है कि आपको घर का काम करना है, लेकिन बाद में वहां पे जाके उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बार होता है। तो ऐसे अगर केसेस है तो उस केसेस को हैंडल करने की मतलब पूरी कोशिश यूएन वीमेन इंडिया की तरफ से की जाती है। शायद आपको याद होगा, कुछ 3-4 साल पहले की बात है, ऐसी एक औरत अपने भारत से और खास करके महाराष्ट्र से वो अरेबियन कंट्रीज में गई थी। वहां पे उसको घरेलू काम के लिए बोला गया था, हालांकि उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो उसने सोचा कि वहां पे जाके कुछ पैसा कमाऊंगी, घर के लिए मदद हो जाएगी। लेकिन वहां पे जाने के बाद शी वॉज इन्वॉल्व इन अदर बिजनेसेस, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो उसने फिर वहां पे जब उसके ऊपर जब उसने सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपने बात की, तो यूएन वीमेन, यूनाइटेड वीमेन इंडिया की तरफ से उसको वहां से छुड़ाने की कोशिश की गई। ये मैं आपको न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह का काम यूनाइटेड नेशन वीमेन, ये यूएन वीमेन भारत में और दुनिया भर में करते हैं, ताकि महिला जो है वो जिस काम के लिए जाए वहाँ पे वो शांति से सुरक्षित पूर्ण काम कर सके। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको वहाँ से छुड़ाने की, उनके साथ खड़े रहने की और उनको सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी ये यूएन वुमेन की तरफ से किया जाता है ना। सो इस तरह का काम जो है, इस तरह का काम इस यूएन वुमेन इंडिया और ऑल ओवर अदर कंट्रीज में किया जाता है, ताकि महिला जो है वो सक्षम हो सके और महिला जो है वो सुरक्षित शांतिपूर्ण जीवन जी सके और पुरुषों के बराबरी का हिस्सा उसको मिल सके, इक्वालिटी हम इसमें डेवलप कर सके। सो दीज आर द मेन aim and functions of UN Women, United Women India, working for the equality and empowerment of women। ठीक है।